अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर। सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल दिलचस्प मरहले में दाखिल। अफगान तालिबान की जानिब से हुकूमत साजी का ऐलान। मौखर होने की असल कहानी क्या है? कोरोना वायरस की चौथी लहर में एक बार फिर तेजी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेल्टा वेरिएंट के वार जारी। और इस्लामाबाद, पंजाब में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल किए जाने के फैसले पर तालीमी तंजीमों का एहतजाज। वैक्सीनेशन के बावजूद तालीमी इदारे बंद किए जाने पर स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशंस ने सवालात उठा दिए हैं। टॉप स्टोरीज नाज़रीन आप जान चुके हैं, इन्हीं चीज़ों पर आज बात होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सूरत हाल जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए है वो है अफगानिस्तान की सिचुएशन। सिचुएशन बहुत तेज़ी से बदली अफगानिस्तान में, लेकिन अब एक जगह आके ठहर चुकी है। एक जगह वादिय पंजशीर वाला मामला है। वहाँ पर क्या सिचुएशन है? मुतज़ाद खबरें आती रहती हैं कि कभी डायलॉग्स हो रहे हैं, कभी लड़ाई हो रही है, कभी लड़ाई रुक गई है, वहाँ पर डायलॉग शुरू हो गए। दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने एक बार फिर जो अपनी हुकूमत फॉर्म करने का फ़ैसला है उसको मौखर कर दिया। आखिर इसकी वजूहत क्या हैं? हुकूमत फॉर्मेशन में कहाँ कहाँ मुश्किलात आ रही हैं और क्यों आ रही हैं? क्या कोई बैनुल अक़वामी दबाव तालिबान ले रहे हैं, या फिर तालिबान को इस चीज़ का अदराक हो रहा है कि जो इस वक्त इस अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है, वहाँ पर जो इदारे हैं उन इदारों की फॉर्मेशन, उनके स्ट्रक्चर को किस तरह देखना है, वहाँ पर किन किन लोगों को अपॉइंट करना है। ज़ाहिर है हुकूमत बनेगी, हुकूमत बनने के बाद अफ़गानिस्तान एक मुल्क है, उस मुल्क को चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी, मईशत की ज़रूरत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी की ज़रूरत होगी, और जो वहाँ पर इदारे मौजूद हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके अंदरूनी स्ट्रक्चर पर काम करने की ज़रूरत होगी। इन तमाम तर चीज़ों पर आज बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब खुर्शीद कसूरी साहब ने, और बहुत सीनियर आदमी हैं, बड़ी बेहतरीन तरीके से सिचुएशन को जानते हैं, बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं, बड़ी ग्रिप रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद कसूरी साहब आपका। खुर्शीद कसूरी साहब, मेरा ख्याल है आपसे बेहतर कौन जानता होगा इन तमाम तर सिचुएशंस को। बड़ी गहरी नज़र है, बहुत आप बेहतर तरीके से इन तमाम मामलात को देखते आए हैं। सर, आलमी ताकतें एक तरफ हैं, दूसरी तरफ एक सिचुएशन बड़ी तेज़ी से बढ़ी थी अफ़गानिस्तान की, जो चेंजिंग की तरफ जा रही थी। ये जो मौखर होने वाला मामला है ये क्यों है? फिर मैं इससे आगे चल के DGISI भी गए हैं आला सतह के वफ्द के साथ, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है, क्या वादिय पंजशीर वाला मामला लटका है, इस वजह से अफगान तालिबान अब तक हुकूमत का ऐलान नहीं कर पाए? अभी देखें, पंजशीर के बारे में भी मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। पहले खबर आई थी कि अमरुल्लाह सालेह जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और साबिक इंटेलिजेंस के हेड हैं, वो फरार हो गए हैं और वो ताजिकिस्तान चले गए। उससे तो मामला ऐसे लग रहा था कि मामला अभी ख़त्म होने वाला है। लेकिन उनका एक और इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अभी तक अफ़गानिस्तान में, अभी पंजशीर में मौजूद हैं। अब इससे कि वो मौजूद हैं या फरार हो गए, ये तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। एक बात मेरा जो जहन नहीं मानने को तैयार, कि जब तालिबान ने माजी की गलती से सीखते हुए अब के शुमाल की तरफ तमाम रास्ते बंद कर दिए, बजाय ये कि वो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ कंधार या इस साइड से जाते या हेलमंद से, उन्होंने तमाम जो कुंदूज है और वो सारे इलाके जो हैं नॉर्थ की तरफ, जिनका बॉर्डर मिलता है ताजिकिस्तान के साथ या ईरान के साथ, जैसे कि हेरात है, वो सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए। पिछली दफ़ा जो कुमक उनको मिल रही थी वो ज़्यादातर शुमाल से मिल रही थी, तो अब एक तो रास्ते उनके बंद हैं, फिर उनको उन्होंने बहुत उनका घेरा कर लिया है पंजशीर का। तालिबान का तो ये क्लेम है कि उन्होंने ये मामला ख़त्म कर दिया है और ये कि अब पंजशीर उनके कब्जे में है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि डिले क्यों हो रही है, मेरा ये ख्याल है कि तालिबान ये समझते होंगे कि वो बेहतर पोजीशन में होंगे जब ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि पंजशीर में भी उनका कब्जा है। लेकिन ये जितनी डिले होगी उतनी अनसर्टेनिटी होगी, क्योंकि सारी दुनिया ये देखने को चाहती है कि ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट है या नहीं, यानी कि बाकी कौमियतें या ताजिक, हज़ारा और उज़्बेक इसमें शामिल है, फिर नॉन तालिबान एलिमेंट्स शामिल है। ये बहुत ज़रूरी है बैनुल-अक़वामी बरादरी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, जैसे तालिबान कहते हैं कि हमने माजी से सीखा है। अच्छा, आपने खुद भी बात की खुर्शीद कसूरी साहब,
इंक्लूसिव की मुझे बताएं कि कभी कभी बहुत एग्रेसिव और हार्श लगता है रवैया, कभी कभी इंक्लूसिव लगता है। आप इसको समझते हैं कि ये दोनों एक साथ चलेंगे मामलात, या फिर अब प्रॉपर पॉलिटिकली और पॉलिटिकल लैंग्वेज के साथ आगे चलेंगे? नहीं, देखिए, एक बात तो क्लियर है कि सियासत तभी चलती है और आपकी ज़बान या टोन भी तब नरम हो सकती है जब आप मजबूत हो, और जब आप मजबूत हो तो आपको सख्त टोन की ज़रूरत नहीं रहती। और अब ये जो पंजशीर वाला मामला है काफ़ी दिन से लटका हुआ है और बिल्कुल मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, और मेरा ख्याल है यही वजह है जिसकी वजह से डिले हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि तालिबान बहरहाल अपनी सूरत बेहतर समझते हैं। अगर ये कोशिश करें बैनुल-अक़वामी बरादरी की सिंपथीज विन कर लें और एक ब्रॉड बेस गवर्नमेंट ऐलान कर दें, तो पंजशीर वालों का अखलाकी जवाज़ ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो जवाज़ ये बनाए बैठे हैं कि जी हम तो ये तालिबान के जो डिक्टेटरशिप है हम इसकी मुकाबला कर रहे हैं, इन्होंने बाकी कौमियतों को बाहर किया हुआ है। अगर ऐसी हुकूमत बन जाती है तो अखलाकी तौर पर उनकी पंजशीर की तरफ भी पोजीशन बेहतर होगी और बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ भी बेहतर और मजबूत हो जाएगी। ठीक है सर, DGISI दौरा कर रहे हैं आला सतह के वफ्द के साथ, क्या चीज़ें हो सकती हैं, किन चीज़ों पर बात हो सकती है? TTP पर तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान के मौजूद हैं, चूँकि वो एक इंडियन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने दहशतगर्दी फैलाई, और ज़ाहिर है हम बेहतर, आप क्या पूरी दुनिया अब तो बेहतर जानती है कि इंडियन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में जो कुछ करती रहीं, कुलभूषण यादव की शक्ल में भी हमारे पास एक सबूत मौजूद है, तो क्या इस पर भी बात हो रही है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान अच्छा कर रहा है, जो बात करे प्राइवेटली करे, ज़्यादा पब्लिक पोस्चरिंग की ज़रूरत नहीं है। तालिबान अभी अभी आए हैं और अफगान कौम है, गयूर कौम है, पाकिस्तान को ये इम्प्रेशन नहीं देना चाहिए कि जैसे वो तो प्रेशराइज कर रहा है, अंग्रेजी की टर्म है बिग ब्रदर, हम अपना कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि माजी में हमसे मुख्तलिफ किस्म की इस्तिलाहात बहुत गलत तरीके पर जो हुई और गैर मुनासिब थी, कुछ हमसे भी गलतियाँ हुई। ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ये वो एक सॉवरेन मुल्क है, आपका क्या, किसी मुल्क का कोई हक नहीं कि वहाँ किसी किस्म की डेप्थ हो। और पाकिस्तान के बहुत से जो मोतबर इदारे हैं और रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियंस और लीडर्स हैं, वो भी कह चुके हैं कि जी हमारा कोई क्लेम अफगानिस्तान में नहीं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक स्टेबल अफगानिस्तान हो। बल्कि मैं कहता हूँ हमने तो ये भी कहना बंद कर दिया कि फ्रेंडली अफगानिस्तान चाहिए। हाँ, हमें ऐसा अफगानिस्तान नहीं चाहिए जहाँ वो हमारा हक है और वो हम क्लेम अफगानिस्तान पे नहीं कर रहे, जतला नहीं रहे कि वो लैंड लॉक्ड है तो हम फायदा उठा रहे हैं, कि भाई वो सरजमीन से हम पे हमले ना हो। ये एक बड़ा नॉर्मल इंटरस्टेट कॉन्टैक्ट होता है, और लेकिन ये चीज़ भी हमें प्राइवेटली उनसे बात करनी चाहिए। पब्लिकली तो हम कह ही चुके हैं, इसको दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन चीन और रूस ने तो खुल्लम खुल्ला ये कहा है कि आपको ये बंद करने पड़ेंगे एटम के इस तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, और रूस भी कह रहा है कि आपको इस किस्म की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। वो जो कह रहे हैं उससे इनडायरेक्टली पाकिस्तान का केस वैसे ही मजबूत हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान को चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं। ठीक है, पाकिस्तान को चीखने चिल्लाने की जरूरत है। अच्छा खुर्शीद साहब, जो एक लैंग्वेज में तब्दीली आई उसमें एक और चीज़ भी आई है, अदराक हुआ है तालिबान को कि तरक्की के बगैर गवर्नमेंट चलाना और मुल्क चलाना नामुमकिन है। CPEC की बात कर रहे हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब, उन्होंने कहा कि CPEC में अफगानिस्तान को शामिल करना चाहिए, और फिर चाइना का रोल का उन्होंने कहा कि इस खित्ते में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसको कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, जहाँ तक मामला है ना, एक तो हिस्सा था और उन्होंने बहुत जुर्रत दिखाई, हिम्मत दिखाई, मर्दानगी दिखाई, तारीख रकम की, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब जो उससे बड़ा चैलेंज उनके सामने आ गया है, उनका कब्जा तो हो गया अफगानिस्तान के, अमेरिकी फौजी वापस चले गए हैं, लेकिन क्या वो हुक्मरानी एक मलबे पे करना चाहते हैं, ईंटों के ढेर पे करना चाहते हैं? नहीं। अब एक और चीज़ हो गई, पिछले 20 साल में एक नई नस्ल आई है, ख़ास तौर पे अर्बन एरियाज़ में, और अर्बन एरियाज़ हमेशा ज़्यादा एक्टिव होते हैं, आवाज़ भी उनकी ऊंची होती है, शोर भी वो ज़्यादा मचा सकते हैं, प्रोटेस्ट भी वो करते हैं। आपने देखा कि तालिबान आने के बाद भी ख़वातीन एक्टिविस्ट निकली हैं, तो इसका मतलब है कि नई जो नस्ल आई है
जिसने और किस्म का अफगानिस्तान देखा है। जब तालिबान ने कैप्चर किया था अफगानिस्तान को, उससे पहले भी अफगानिस्तान को 18वीं 19वीं सदी में रह रहा था। लेकिन ये जो अफगानिस्तान है, जिसमें इंटरनेट है, जिसमें नौजवान लड़कियां लड़के, बल्कि लड़कियां तकरीबन 40-45% यूनिवर्सिटी में पहुंच चुकी थी, अगर लड़के 55 थे। ये दूसरा अफगानिस्तान है। इसको जबरदस्ती कब्जा गैर मुल्कियों से तो आप लड़ सकते हैं, अपने लोगों से ऐसे लड़ नहीं सकते। तो ये एक फैक्टर खुद ऐसा है जो कि तालिबान को मॉडरेट होने पे मजबूर करेगा। सवाल यह है कि मॉडरेट होने में उन्हें खतरा क्या है, क्योंकि दुनिया को ये बताना जरूरी है, मॉडरेट होना ही पड़ेगा उन्हें। लेकिन उनको डर जो है वो ये है कि अगर उनकी पॉलिसीज नजर आने लगी कि बहुत मॉडरेशन की तरफ जा रही हैं, तो जो उनके कार्डर्स हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो एक खास ब्रांड ऑफ इस्लाम में बिलीव करते हैं, जिनमें से कुछ पहले ही नाराज हो चुके हैं कि इन्होंने क्यों अमेरिका से नेगोशिएशंस की, बातचीत की वहाँ दोहा में, और कुछ एलिमेंट इनसे नाराज होकर दाइश या इस्लामिक स्टेट में जा चुका है, जो इन पर हमले कर रहा है। तो इससे फूक फूक के ये कदम रख रहे हैं। लेकिन इनको इसमें कोई दो राय नहीं कि आज का वो अफगानिस्तान बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा सर, लास्ट में ये भी आपसे जानना चाहूँगा, अमेरिका का और यूरोपीय यूनियन का मुख्तलिफ बयानियाँ है। आपको पता है कि मार्क मिली ने भी कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ हमें तालिबान के साथ भी चलना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ जो ब्रिटिश आर्म फोर्सेस के हेड्स हैं वो भी यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो अफ़गान मुहाजिरीन वाला मामला था वो भी अभी तक लटका हुआ है, तवालत का शिकार है। दूसरी तरफ क्या तालिबान को सपोर्ट किया जाएगा फ़ंड की मद में या नहीं किया जाएगा, ये एक अलग से बड़ा सवाल है। देखिए, एक होता है कि अफगानिस्तान को जल्दी में इंडिपेंडेंट किया जाए, वो नहीं करेंगे। मसलन है कि उनके जो एसेट्स हैं $9 बिलियन के करीब, वो जो एसेट्स हैं वो फ्रीज हुए हुए हैं और जल्दी में अमेरिका नहीं करेगा। इसी तरह जो IMF है वो भी लहतो लाल कर रहा है, सारे दस्त उसने रोक लिया है $460 मिलियन की जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स थी। लेकिन दूसरी तरफ उनको ये भी नजर आ रहा है कि अगर वहां उन्होंने बिल्कुल अफगानिस्तान को दबा दिया, उसकी मईशत को तबाह कर दिया, चौक कर दिया, उसके नतीजे में जो सूरत हाल पैदा होगी वो बहुत खतरनाक होगी। ना उससे अमेरिका बचेगा ना यूरोप, ये सारा अफगानिस्तान ही फिर इलाका गैर बन जाएगा, जहाँ जिस किस्म के दहशतगर्द दुनिया के जिस खित्ते से चाहे आके अपनी आमाजगाह बना लेंगे। ये एक ऐसा फैक्टर है जो मुख्तलिफ तरीकों से इनको सपोर्ट किया जाएगा। खुले दिल के साथ तो नहीं सपोर्ट करेगा वेस्ट, लेकिन जो उसके साथ नेबर्स हैं, जो उसके हमसाया मुल्क है, जैसे पाकिस्तान है, ईरान है, चीन है, और रशिया को भी मैं नेबर इसलिए समझता हूँ कि फॉर्मर सोवियत यूनियन की जो रियासतें अफगानिस्तान से बॉर्डर करती हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, और उनका डायरेक्टली रूस पे असर पड़ता है, जहाँ 20% आबादी मुसलमान है, जहाँ चेचनिया में पहले बहुत बड़ा रिबेलियन हुआ है, जहाँ दागिस्तान में बहुत गड़बड़ रही है माजी में, इसलिए रूस भी इसमें इंटरेस्टेड पार्टी है। तो ये चार मुल्क कम से कम चाहेंगे कि अफगानिस्तान की सूरत हाल उस लेवल पे ना लाएं कि सर ये बात दुरुस्त है कि अफगानिस्तान, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अफगानिस्तान इस वक्त जिस हम लोकेशन की बात करें, लोकेलिटी पे मौजूद है, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है और बड़े एक स्ट्रेटजी के लिए हमें देखना होगा। और तमाम उन ममालिक को जो यहाँ पर स्टेक होल्डर ना भी हों लेकिन उनकी सरहदें लगती हों, तो उनके लिए अफगानिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल होगी जिसकी स्टेबिलिटी ज़रूरी है। सर ये बताएं, दाइश और अमरीका और तालिबान, ये तीनों किस तरह से आगे बढ़ेगा मामला? क्या अमरीका तालिबान के साथ इसमें सपोर्ट करेगा दाइश को ख़त्म करने के लिए? अमरीका के तो अपने मफाद में है कि करे, नहीं करेगा तो अपने गले पड़ जाएगी। आज ही न्यूजीलैंड में हमला हो गया, एक शख्स ने हमला कर दिया 5 आदमियों पे चाकू के साथ, और वो इंस्पायर हुआ है दाइश की फिलॉसफी से। प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डर्न जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका आज ही बयान आया। तो ये तो जो है, अमेरिका अगर नहीं करेगा तो अपने पाँव पे कुहाड़ा मारेगा। ये तो सारी दुनिया के मफाद में है, चाहे आपको तालिबान पसंद हो या ना हो। लेकिन तालिबान का ये नारा तो नहीं
कि वो एक इस्लामी खिलाफत बना रहे हैं जिसमें कोई मुल्क चाहे ना चाहे ज़बरदस्ती उसको शामिल कर लेंगे, जैसे इराक और शाम में दाइश का मामला बना था। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने गैर मुल्कियों को अपने मुल्क से निकाला है और उनकी जो डिमांड्स हैं वो अफगानिस्तान तक लिमिटेड है। वो फ्री अफगानिस्तान की बात करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त सर, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन, और जाहिर है कि उनसे बेहतर एक्सपर्ट ओपिनियन मुझे लगता है कि और बहुत कम ही सुनने को मिलती है। बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कोरोना के बारे में। वेलकम बैक जी। जैसे कि मैंने कहा था कि ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा बात होगी कोरोना की सिचुएशन की। ख़तरनाक सिचुएशन है, भारतीय वेरिएंट डेल्टा तेज़ी से फैल रहा है, पाबंदियाँ लग रही हैं। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 24 अजला में पाबंदियों का निफाज हो गया। मामलात क्या हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किस तरह से कंट्रोल करना है, और जाहिर है वैक्सीनेशन का अमल तेज़ कर दिया गया है, लेकिन क्या इससे छुटकारा मुमकिन है इंसानियत के लिए? क्योंकि ये एक ऐसी ख़तरनाक बला चिमट गई है इंसानियत के साथ कि जो कारोबार को भी इफ़ेक्ट कर रही है, तालीम को भी इफ़ेक्ट कर रही है। बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद सेक्रेटरी जनरल हैं PMA, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपका वक्त निकाला आपने। सर, आपसे मुख्तलिफ हवालों से बातचीत होती रहती है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी होती रही। ये बताइएगा कि क्या वैक्सीनेशन का अमल हम जिस तरह से कर रहे हैं ये इसके लिए इफेक्टिव साबित हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूं कि टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं कि इफेक्टिव साबित हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसको और ज़रा प्रॉपर करना होगा। वो बहुत सारे लोग जिन्होंने पहली वैक्सीन लगा ली है और उनके जो ड्यू डेट्स थे उस डेट पे वो पहुंचे नहीं हैं, और अगर पहुंचे हैं तो वहां पे उनको वैक्सीन नहीं लगी है और ये कहा गया है कि आपकी सेकंड डोज की वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, अभी जब आएगी तो फिर आप आइएगा। तो इस तरह से वो लोग डिस्करेज होके दोते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरा ख्याल में हुकूमत को ये फिगर बतानी चाहिए कि कितनी परसेंट या कितने लोग अब तक फर्स्ट डोज लगा चुके हैं, और हमारा जो कंप्लीट जो डोज है दोनों डोज का वैक्सीन का, वो कितने लोगों ने कराया हुआ है। तो ये मैं समझता हूं कि अगर इसको बहुत अच्छा कर लिया जाए कि दोनों डोज जो है वो लोग अपने वक्त पे लगा लें, तो फिर मैं समझता हूं कि इसकी एफिकेसी और इसकी बाकी चीज़ों का बड़ा अच्छा होगा। और बाकी मैं समझता हूं कि डेली बेसिस पे जो इंक्रीमेंट हो रही है, नंबर ऑफ वैक्सीन्स ज्यादा से ज्यादा लगाने का मुकाबला भी हो रहा है बिटवीन दी प्रोविंस। मैं समझता हूं कि ये भी एक अच्छा इक़दाम है, और यकीनन फर्स्ट डोज जो है बहुत ज्यादा लग रहा है। जैसे कि 2-3 दिन पहले जो है NCOC ने बताया कि 15 लाख के करीब जो है वो वैक्सीन एक दिन में लगी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और जरा एक इब्हाम है वो भी दूर कर दें सुनने वालों के लिए। एक अजीब चीजें आपको पता है कि सोशल मीडिया के जरिए फैल जाती हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना हो रहा है, लोगों का ख्याल था कि इससे कोरोना नहीं होगा, लेकिन अगर कोरोना हो रहा है तो जब वैक्सीन लगवा ली जाए उसके बाद कोरोना हो जाए तो वो वैक्सीन उसमें कितनी जबरदस्त एफिशिएंटली वर्क करती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, और मैं आपको बता देता हूं कि जो इस वक्त हमारी ऑब्जर्वेशन है हमारे मुल्क के अंदर और हमारे मुल्क से बाहर दूसरी दुनिया में भी जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। और हमारे मुल्क में ये देखा गया है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगाए हैं और वो इन्फेक्टेड हैं, इस वक्त अस्पतालों में हैं या अपने घरों पे है, इलाज हो रहा है उनका, 90% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है, और सिर्फ 10 से 15% वो लोग हैं जो कि कोरोना में मुब्तला हुए हैं, लेकिन उनकी सिम्टम्स जो है वो बहुत ही मामूली से सिम्टम्स हैं, कोई बहुत सीवियर किस्म का सिम्टम्स नहीं है। शायद इक्का दुक्का कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके सिम्टम्स वो, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फिगर है कि 85 to 90% लोग वो हैं जो कोरोना में मुब्तला हो रहे हैं, वो लोग हैं जो कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है। तो मैसेज ये देना चाहता हूं लोगों को कि खुदारा वैक्सीन लगाइए, ताकि आप भी 10 से 15% वाली फिगर में आ सकें कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कोरोना हो जाता है वैक्सीन लगाने के बावजूद भी, तो उसकी सिवियरिटी नहीं होगी, मामूली सा होगा, और खुदा ना खास्ता आपको ऑक्सीजन के लिए या अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल नहीं भागना पड़ेगा। तो वैक्सीन लगाइए वक्त, और दूसरी वैक्सीन जरूर लगाइए। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है,
अपनी दूसरी डोज की, उनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। लिहाजा दूसरी डोज वाले जिनके वैक्सीन ड्यू है वो फौरी तौर पर वैक्सीन लगाएं। और एक बात और मैं करता चलूं कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग मुझे भी फोन करते हैं, बहुत सारे लोग बगैर मालूमात किए हुए भी उस पर अमल करते हैं। प्रेग्नेंट औरतें हैं, जो हामला खवातीन हैं, और वो खवातीन जो दूध पिलाती हैं वो वैक्सीन नहीं लगा रही हैं, कुछ खवातीन। तो ये बहुत अफसोस की बात है। अभी आपकी नॉलेज में होगा और व्यूवर्स को भी पता होगा कि 2 लेडी डॉक्टर अभी पिछले 2 हफ्ते पहले इंतकाल कर गई हैं, जो कि हामला थी 7 महीने और 8 महीने की, और उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया था, दोनों डॉक्टरों ने। तो ये समझ लें कि 2 जानें नहीं गई हैं बल्कि 4 जानें चली गई। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं, चूंकि ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, ये मामला अभी तक ऑब्जर्वेशन की सूरत हाल में है, क्योंकि अभी अभी वैक्सीन आई है, वैक्सीन इस तरह से लॉन्ग टेस्ट उसके रिजल्ट्स नहीं है, तो यानी ये सेफ है उन लोगों के लिए जो हामला खवातीन है? ये बिल्कुल टेस्टेड है जनाब, किसने कहा कि टेस्ट नहीं हुआ है? ये टेस्टेड है, WHO ने अप्रूव किया हुआ है। दुनिया के अंदर जितने भी गायनी ऑप्स के एसोसिएशन है, जितने भी बड़े बड़े दुनिया के, पाकिस्तान के जितने भी बड़े गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सब ने ये बात कह दी है कि जी आप हमल के किसी भी वक्त आप वैक्सीन जरूर लगा लें। बल्कि ये कहा जा रहा है कि देखें, आप अगर समझती हैं या समझते हैं कि हम एक्सपेक्ट करेंगे, हम प्रेग्नेंट होने जा रहे हैं, तो उससे पहले ही वैक्सीन लगा लें। आपने अभी शादी की है तो आप दोनों वैक्सीन फौरी तौर पे लगा लें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद थे, और वो तमाम तर सवालात जो आपके जहन में गर्दिश कर रहे थे उन पर बात हुई है। यहाँ पर लेंगे ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी से जुड़ा एक नया मसला और बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। तालीमी इदारों का ये कहना है कि हम पर क्यों ये तलवार लटक रही है बंदिश की, जबकि होटल्स खुले हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हैं, पार्क्स खुले हैं, लोगों का आना जाना खुला है, कारोबार खुले हैं, तो फिर तालीमी इदारों की बंदिश से कोरोना क्यों इतना इफेक्ट किया जा रहा है? इस मामले पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था अब ज़रा तालीमी इदारों की बंदिश पर बात करेंगे। तंजीमें सरापा एहतजाज हैं और उनका ये कहना है कि जब तमाम तर कारोबार ज़िंदगी खुला है तो तालीमी इदारे बंद क्यों हैं, और ये कदगन तालीमी इदारों पर ही क्यों है। तो उन्हीं से जान लेते हैं, उन्हीं से ये पूछ लेते हैं कि मामलात क्या हैं, गवर्नमेंट से क्या बात हो रही है। हमें ज्वाइन किया है जाहिद बशीर डार साहब ने, सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, वक्त दिया। सर, बड़ा मामला बना हुआ है, हम देख रहे हैं एहतजाज हो रहा है हर जगह, और ये बात दुरुस्त भी है कि जब कारोबारी ज़िंदगी तमाम तर खुले हैं, चल रहे हैं, तो तालीमी इदारों की बंदिश क्यों? इस पर क्या जवाब मिल रहा है आपको गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट के पास कोई प्लानिंग नहीं है तालीम के हवाले से, और मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए बड़ा लम्हा है फिक्रिया है कि इस वक्त तालीम की अहमियत किसी के इसके ऊपर फोकस नहीं है, और हर बंदा सियासत को चमकाने के लिए, जैसे कभी किसी वक्त कहीं पे कोई आप कहते थे कि कातलाना हमला होता, कहीं पे किसी के ऊपर चोरी होती, डकैती, सबसे पहले डबल सवारी के ऊपर पाबंदी लगाई जाती थी। आजकल सियासत में यही है कि आवाम को दिखाने के लिए कहीं पे भी कोई कोरोना के केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, सबसे पहले स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। और तालीम के लिए मेरे ख्याल में जितने भी तालीमी इदारों ने हुकूमत वक्त से तावन किया है और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SOPs की है, किसी और शोबे में नहीं हुई। अभी आप देखें, बाजार, मार्केटें सब खुली हैं, कचहरी खुली है, इसके बाद सियासी जलसे हो रहे हैं, मजहबी इज्तिमात हो रहे हैं, लेकिन बंद है तो सिर्फ स्कूल बंद है। और इसलिए ये तालीम के साथ मेरा ख्याल है बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है, और हुकूमत ने तो सबसे ज़्यादा वोट ही तालीम के ऊपर लिए, और इसी के सियासी मंशूर में बड़ी अहमियत थी कि तालीम को हम हर लेवल के ऊपर जो है इसकी इम्प्रूवमेंट लाएंगे इसके ऊपर। अच्छा, मुझे जाहिद साहब ये बताएं, आपकी जो बात होती है, जब गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ से बात होती है, जवाब क्या मिलता है? अब वैक्सीनेशन करवाना एक ज़ाहिर है ज़रूरी अमल है, तमाम तर स्टाफ को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, और 17 साल के और उससे ऊपर के जो बच्चे हैं उन्हें भी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। जवाब क्या मिल रहा है? अगर वैक्सीनेशन हो जाती है तो क्या तालीमी इदारे खुल सकते हैं? हमने इस वक्त भी तमाम स्टाफ वैक्सीनेटेड है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह फुली वैक्सीनेटेड हूँ। हमने हुकूमत के हर फैसले के ऊपर आप कहते हैं कि तावन किया, वो लेवल पे तावन किया और श्योर किया कि हम तमाम स्टाफ हमारा वैक्सीनेटेड होगा। इसके बावजूद उनके पास कोई जवाब नहीं है कि क्यों। बस वो कहते हैं हमारे ऊपर प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर है, हमने ये करना है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है कि तालीमी और ख़ासकर पाकिस्तान में जितना भी तालीमी शोबा है वो इन सबसे ज़्यादा अहम
और आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर के पास है। और मैं ये कहता हूँ कि एक आलमी एजेंडा है जिसके सोचे समझे मंसूबे के तहत निजी शोबे को तबाह व बर्बाद किया जा रहा है। सर ये बताएं कि एनसीओसी के साथ डायलॉग्स में आपकी नुमाइंदगी कौन कर रहा है? हमारे नुमाइंदे बिल्कुल जाते हैं, हम उसमें अपने इनपुट देते हैं और उनको आप शेयर करूं कि आज से लास्ट जब क्लोजर ऑफ स्कूल्स हुआ था उस वक्त इन्होंने आईबी के थ्रू इंस्पेक्शन, सरप्राइज इंस्पेक्शन की प्राइवेट, और इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट ने की, डीसी ऑफिस ने अपनी टीम बताई, हमारे जो रेगुलेटर्स हैं तमाम प्रोविंसेस में उन्होंने भी अपनी टीमें बनाई, सरप्राइज विजिट किया और उन सब ने कहा कि एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन अगर किसी ने देखनी है तो वो प्राइवेट तलीमी इदारों में जाए, उसको पता चल जाएगा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसओपीज क्या आती है। तो इसके बावजूद ये आपसे करूँ कि ये बड़ा एक सोचा समझा मंसूबा है जिसमें तालीम के शोबे को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। अच्छा ये बताएं जाहिद साहब, एक चीज़ आपकी बात दुरुस्त, मैंने तमाम तरह आपका मौक़िफ़ इसलिए पहले ले लिया कि आप अपनी बात ज़रा क्लियर भी करने, सुनने वाले भी सुन। सर जो बच्चे हैं या उनके वालिदैन हैं, ज़ाहिर है कि वो स्कूल के बाद उनकी अपनी एक्टिविटीज़ हैं, वो शॉप्स पर भी जाते होंगे, मॉल्स पर भी जाते होंगे, उनके माँ बाप हैं, उनके साथ भी इंटरेक्शन होता है। तो कुछ वालिदैन को अगर कोरोना हो गया, ऐसे कई केसेस हैं कि कोरोना हुआ और बच्चे फिर भी बेचारे स्कूल आ गए क्योंकि उन्हें उस वक्त तक शायद पता ना हो या फिर उस वक्त तक उनकी रिपोर्ट ना आई हो, वो फिर भी स्कूल आ गए। इसकी रोकथाम, इसका मैकेनिज्म क्या बना रहे हैं? बिल्कुल, हमने पहले भी कहा था अगर आप स्कूल बंद करना चाहते हैं पूरा पाकिस्तान बंद करें, हम मार्केट बंद करते हैं, बाजार बंद कर दें और बच्चों पे पाबंदी लगा दें, वो कहीं ना जाएं। और मार्केट बाजार में कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसओपीज नहीं है, आप खुद विजिट कर लें, आपको तमाम अदारे भी बता देंगे, कोई किसी जगह पे सख्ती नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट का इसके पास कोई भी जवाब नहीं है कि वो क्यों इन अपने मार्केट्स को बंद नहीं करती। देखें ऑन ग्राउंड वाकई कोरोना फैल रहा है तो सबसे पहले बाजार मार्केटें बंद कर दी जाएं। शादी हाल में आपने आउटडोर की इजाजत दे दी कि 300 बंदे वैक्सीनेटेड होंगे, कौन चेक करेगा वैक्सीनेशन हुई है नहीं हुई? और इसका कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तालीम तबाह करने के लिए तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया। जाहिद बशीर डार साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन। प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।